ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 9वीं, विषय सामाजिक विज्ञान, पाठ 1, चैप्टर 3, प्रकरण फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। इससे पहले हमने पूर्व के प्रकरण में पढ़ा कि किस प्रकार के तृतीय स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हुए राजा को संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया। अब आगे आता है कि किस प्रकार से उन्मूलन होकर के फ्रांस एक गणतंत्र की तरफ बढ़ता है। तो सबसे पहले आती है तात्कालिक परिस्थितियाँ। हालांकि लुई 16वें के द्वारा फ्रांस के संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन जो फ्रांस की स्थिति थी वो भी अभी तक तनावग्रस्त बनी हुई थी, क्योंकि लुई 16वां है वो प्रसा के राजा से अभी भी गुप्त वार्ताएं कर रहा था। और इस प्रकार की वहाँ की जनता और अन्य जो पड़ोसी देश और राजा के इस प्रकार के व्यवहार को देख करके, स्थितियों को समझ करके पड़ोसी देशों के जो भी शासक थे वह भी चिंतित थे। इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने के लिए योजनाएं बना रहे थे। इस प्रकार की योजना पर वे विचार करते और योजना को क्रियान्वित करते। उससे पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली के द्वारा प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और इस युद्ध में भाग लेने के लिए फ्रांस के विभिन्न प्रांतों से स्वयंसेवी हजारों की संख्या में सेना में भर्ती होने के लिए आने शुरू हो गए। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता के युद्ध के रूप में लिया और इसलिए ऐसे लोगों में हर समय उनमें देशभक्ति की भावनाएं थी। और ऐसी ही भावना का एक उदाहरण दिया जा सकता है कि एक कवि था जिसका नाम है रोजेट दी लाइल। उसने एक गीत लिखा था मार्सिले। पहले हम जानते हैं कि आखिर में ये गीत का मार्सिले का नामकरण कैसे हुआ। तो पहली बार इस गीत को मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की तरफ कूच करते समय गाया था, इसलिए इस गाने का नाम भी मार्सिले हो गया, जो वर्तमान में फ्रांस का राष्ट्रगान है। अब इस समय जो महिलाएं थी, उस समय घरेलू स्थितियों में महिलाओं की जो भूमिका हैं वे बढ़ गई। कैसे? क्योंकि सभी पुरुषों के युद्ध के मोर्चों पर चले जाने के बाद घर में आर्थिक क्षति और आर्थिक कठिनाइयाँ भी महिलाओं पर आ गई थी। इसलिए अब घर परिवार और रोजी रोटी की जो जिम्मेदारी थी वो महिलाओं के कंधों पर आ गई। देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, उनको ऐसे लग रहा था कि क्रांति का जो ये क्रम है उसको निरंतर रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि 1791 का जो संविधान था उसके तहत जो भी राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति हुई थी वो सिर्फ तीसरे स्टेट के अमीरों को ही प्राप्त हुई थी। आम व्यक्ति को अभी भी किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ था। तो इस प्रकार के जो विचार है वो लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा करके जो सरकार की नीतियां हैं और अपनी खुद की किस प्रकार से कार्य योजना होनी चाहिए इसके ऊपर बहस करते थे। और इस प्रकार के बहुत सारे क्लब बने हुए थे। उसमें से एक जो सफल क्लब बना हुआ था जिसका नाम है जैकोबिन क्लब। आइए हम पहले जानते हैं कि जैकोबिन क्लब का नामकरण और इनका कार्य क्या था और कौन कौन से वर्गों के लोग इसमें जुड़े हुए थे। तो इसका जो नामकरण हुआ है वो पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था, जो कि अब इसका एक अड्डा था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी इसमें सक्रिय रही थी और वो भी महिलाएं भी अपने अपने क्लब बना रही थी। जो जैकोबिन क्लब था इसके सदस्य समाज के सबसे जो कम समृद्ध हिस्सा है उससे आते थे और इसमें कौन कौन शामिल थे? छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले
और नौकर व दिहाड़ी मजदूर इसमें इस क्लब में जुड़े हुए थे। इनका जो नेता था वह मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार एक लंबू पतलून पहनने का निर्णय किया, जो कि एक समाज के फैशन प्रस्त जो वर्ग, खास तौर से जो घुटने तक पहनने वाले ब्रीचेज घुटना कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। ये ब्रीचेज पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति करने का एक ऐलान का उनका एक तरीका था। जैकोबिनों को इसलिए सौ कुलात कहा जाता था, यानी उसका अर्थ होता है बिना घुटने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को इस क्षेत्र में थोड़ी पाबंदी थी, उनको इस प्रकार सा करने की छूट नहीं थी। 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से ग्रस्त होकर के पेरिस वासियों को लेकर के एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई थी, जो कि 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूलेरिए के महल पर धावा बोल दिया था, और जिसमें राजा के जो रक्षक थे उनको मार दिया। खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बना करके रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद नए चुनाव करवाए गए, जिसमें 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, जो पहले की शर्त थी कि 3 दिन का टैक्स देता हो और इस किसी को उम्मीदवार बनना हो उसके लिए बड़ा करदाता की श्रेणी मानना चाहिए, उन सारे प्रावधानों को हटा दिया गया और सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार दिया गया। उनके द्वारा जो नई चुनकर के असेंबली आई, जिसका नाम कन्वेंशन दिया गया, उसने 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। गणतंत्र सरकार किसको कहते हैं? तो ऐसी सरकार जहां सरकार का जो प्रमुख हो उसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, वह वंशानुगत राजशाही वहाँ पर नहीं होती है। जैसा कि भारत है वो गणतंत्रात्मक देश बना था 26 जनवरी 1950 को। तो ऐसे ही दुनिया के बहुत सारे देशों में राजतंत्र से गणतंत्रात्मक शासन आया। लुई 16वें को न्यायालय के द्वारा मुकदमा चलाया गया, जहाँ उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया। देशद्रोह क्या होता है? अपने देश या सरकार के साथ विश्वासघात करना। तो ऐसे आरोपों की न्यायालय के द्वारा सुनवाई की गई, जिसमें उसको मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई, और कुछ दिनों के बाद में ही जल्दी ही उसकी रानी को भी इसी प्रकार से फांसी की सजा दे दी गई। अब आता आतंकराज। इसकी अवधि क्या है? 1793 से 1794, ये 2 वर्षीय अवधि है। वो इस समय अवधि को आतंक का युग या आतंक काल कहा जाता है। उस समय रोबेस्पियर जो शासन चलाता है, और उसने एक सख्त नीति अपनाई जिसको कहते हैं नियंत्रण और दंड की, और उसके अनुसार जो भी व्यक्ति गणतंत्र के शत्रु थे, जिसमें कि कुलीन और पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उसकी कार्यशैली से जो भी लोग असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य थे, उसके अनुसार उन सभी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उनके ऊपर सबके ऊपर मुकदमा चलाया गया। और न्यायालय यदि सुनवाई करते हुए उनको पता लगता कि ये दोषी है, तो उनको गिलोटीन पर चढ़ा करके उनका सिर है वो कलम से अलग कर दिया जाता था, कलम कर दिया जाता था। अब ये गिलोटीन क्या है? तो गिलोटीन, इसका आविष्कार था जो डॉक्टर गिलोटीन था, उसके नामकरण पर इसका भी गिलोटीन बनाया गया। ये 2 खंभों के बीच लटकते हुए आरे वाली मशीन थी, और जिस पर रख करके अपराधी का सिर है वो धड़ से अलग कर दिया जाता था। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की जो अधिकतम सीमा थी वो भी तय कर दी गई। गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, सबको बांट दिया गया। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार के द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। अपेक्षाकृत महंगे और सफ़ेद आटे का जो इस्तेमाल करता था उस पर रोक लगा दी गई, ताकि
कम से कम मात्रा में ये जो महंगाई है उसको नियंत्रण किया जा सके। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोलचाल में जो कुछ परंपरागत शब्द थे जो बड़े लोगों के काम में आते थे, जैसे जो मॉन्स्यूर महाशय के लिए और मदाम महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुष और महिलाओं को सितुयेन यानी नागरिक और सितोयीन नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को भी बंद कर दिया गया और उनके जो भवन थे उसको अन्य कामों में काम लिए गए, बैरक बना दिए गए या फिर जो चर्च है दफ्तर ऑफिस बना करके वह काम किए लगे। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी कठोरता से लागू करवाया गया कि उसके जो भी समर्थक थे वो भी त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय के द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसको गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। अब आता है डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्यम वर्ग के जो संपन्न तबके थे उसके पास सत्ता आ गई और उन्होंने संविधान में जो संपत्तिहीन तबके थे उसको भी मताधिकार से वापस वंचित कर दिया गया और इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान आया और इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका थी जिसको डायरेक्टरी नियुक्त किया गया, ताकि इसमें जो जैकोबिन शासनकाल के समय एक व्यक्ति केंद्रित जो कार्यपालिका थी उससे बचने का प्रयास किया गया। लेकिन जो डायरेक्टरों का झगड़ा था अक्सर विधान परिषदों से होता रहता था और तब परिषद इन्हें बर्खास्त करने की इच्छा रखती थी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया गया और इस प्रकार के सरकार के इस स्वरूप इन सभी परिवर्तनों के दौरान भी स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता, बंधुत्व, प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के देशों को भी राजनीतिक आंदोलनों के लिए प्रेरित किया और ये आंदोलन आगे से आगे इस रूप में बढ़ते रहे। अब आते हैं प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है कॉन्वेंट किसे कहा गया है। दूसरा जो सवाल है वह है शौकुलात का क्या अर्थ होता है। तीसरा है 1792 में निर्वाचित जो असेंबली थी उसको क्या नाम दिया गया। आज का अंक बस यहीं तक। नमस्कार।